हेलो, मैं आपका मेंटर श्याम कुमार आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि एसएससी सीजीएल स्टेट पीसीएस यूपीएससी और जितने भी भारत के महत्वपूर्ण एग्ज़ाम होते हैं उस एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक बेहद ही इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक का नाम है यूरोपियों का आगमन और ये मॉडर्न हिस्ट्री का ऐसा टॉपिक है जो हर एग्ज़ाम में एक या दो प्रश्न इस टॉपिक से आते ही आते हैं। तो हम लोग आज देखेंगे कि यूरोपियों के आगमन में आखिर यूरोपीय क्यों भारत आए, इनका क्या कारण था, ये भारत में क्या क्या किए और भारत में इनका सकारात्मक योगदान क्या था और इसका नकारात्मक योगदान क्या था। तो हम लोग जो पढ़ने का जो हम लोग का स्लाइड रहेगा इसमें हम लोग पहले देखेंगे कि आखिर यूरोपीय क्यों आए। उसके बाद हम लोग फिर बात करेंगे कि यूरोपियों के आने के बाद इन्होंने क्या किया और फिर उनके योगदान और फिर उन्होंने नकारात्मक बिंदु यहाँ पे क्या थे। तो आइए देखते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं, पहले हम लोग कोई भी इतिहास को जानने से पहले हमें ये जानकारी होना चाहिए कि मैप में वो देश कहाँ स्थित है। तो अगर मैप के बारे में आपके पास जानकारी है तो आप इस इतिहास को बेहद अच्छे तरीक़ा से समझ सकते हैं। इसके अलावा आपको लोकेशन दिमाग में रहेगा तो लोकेशन के जानने के बाद आप उस स्थान को दिमाग में याद रख सकते हैं और आपको याद रखने में काफ़ी आसानी होगी। तो पहले हम देखते हैं कि यूरोप जो देश है वो आपका विश्व के उत्तरी क्षेत्र में है, ठीक है, जिसको नॉर्थ पोल के आसपास देखा जा सकता है, जिसमें काफ़ी सारे देश हैं। तो मेनली हम बात करेंगे ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, डच और आपका स्पेन, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि आखिर यूरोप में ये सब देश कहाँ पे स्थित है। तो ये आप ये देख रहे हैं, ये जो मैंने लाल कर्सर पे लगा रखा है, ये जो भाग है ये हमारा यूरोप के वे देश हैं जिनके बारे में मैंने भी आपको बताया है, ठीक है। तो हम लोग ये देखेंगे आखिर वास्को डी गामा जब भारत आए तो वो किस रास्ते से होकर भारत आए। तो पहले आखिर ये नहीं कि भारत की खोज हुई थी, इससे पहले भारत था नहीं, भारत था, लेकिन हमारे वह रास्ते नहीं थे जिससे होकर यूरोप के लोग या फिर वेस्टर्न लोग भारत आ सकते थे। वो आते थे तो वो रास्ता को देखते हैं हम लोग कि आखिर ये रास्ता क्या था। तो वो रास्ता जो था, जो फर्स्ट में वे आए, वो घूम के काफ़ी आते थे। ये पूरे अटलांटिक ओशन, आपका अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, उनको कोई सटीक जानकारी नहीं थी। लेकिन जो वास्को डी गामा ने जिस रास्ते की खोज की थी वो आपका ये जो कैप्स ऑफ गुड, आप ये जो मेरा रेड मार्कर देख रहे हैं जो मैंने कर्सर लगा रखा है, ये पे कैप्स ऑफ गुड करके एक क्षेत्र है। ये रास्ता यहाँ से होकर आप जो देख रहे हैं मैंने जो लाल मार्कर लगा रखा है, यहाँ से होकर ये करते करते ये आपके जो गल्फ़ ऑफ मन्नार है और गल्फ़ ऑफ जो रेड सी है उसके करते करते यहाँ पे वार पहुँचे। और ये जो केरल का भाग है यहाँ पे वो पहले पहुँचे। लेकिन अब ये सोचना पड़ेगा आखिर मैंने बात किया कि आखिर केरल के भाग पहुँचे, लेकिन ये मुझे जानना होगा हम लोग को कि आखिर यूरोपियंस भारत क्यों आए। तो इसके लिए बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जो प्राथमिक कारण था वो आप देख रहे हैं, जो तुर्की का क्षेत्र है, इस क्षेत्र पे एक कस्तुनतुनिया का एक क्षेत्र पाता था जो कि तुर्की साम्राज्य था उसका यहाँ पे कब्जा हो गया। मीन्स कि उन्होंने इसका आक्रमण करके इन्होंने इटालियनों से या यूरोपियन से इस क्षेत्र को जीत लिया। तो आप देख सकते हैं कि जो यूरोपीय जो तुर्की का क्षेत्र है, यहाँ से जो व्यापार होते थे, जो आपके दक्षिण एशिया और आप या मध्य एशिया और जो यूरोप के व्यापार होते थे, वो व्यापारी क्षेत्र पर इनका कब्जा हो गया। तो अब यूरोपियों के पास व्यापार करने के सारे मार्ग इस क्षेत्र में बंद हो गए। तो यूरोपियंस ने फिर इसके बाद इन सब क्षेत्रों पर कब्जा करने के लिए या फिर व्यापार को पुनः प्रारंभ करने के लिए इन्होंने एक नए मार्ग का खोज किया। और फिर दूसरा कारण कि उस समय काल में यूरोप में पुनः जागरण का काल था, तो एक देश दूसरे देश से प्रतिस्पर्धा करना प्रारंभ किया, जिससे उन्होंने काफ़ी वैज्ञानिक चीज़ें की भी खोज की, जिसको हम लोग आगे देखेंगे। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन आखिर किस पुनः काल या काल में हुआ। हाँ, तो हम लोग देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है साफ साफ कि वास्को डी गामा
गुजराती पथ प्रदर्शक अहमद इब्न मजीद की सहायता से। यहाँ एग्ज़ाम में पूछता है कि किसकी सहायता से पुर्तगाली जो वास्को डी गामा था वो भारत पहुँचा था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बात की गई है वो अहमद इब्न मजीद की सहायता से, ठीक है। और ये कब पहुँचा, डेट एग्जैक्ट याद रखिएगा, तो 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पे पहुँचा, जो केरल के पश्चिम तट पे, मतलब पश्चिम तट पे ही केरल बसा हुआ है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उसने यहाँ पहुँचकर यूरोप के बीच नई समुद्री मार्ग की खोज की, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। उसके बाद कालीकट का जो वर्तमान उस टाइम का जो शासक था उनका नाम था जमोरी, ठीक है। आप इस नाम को याद रखिएगा, कई एग्ज़ामों में डायरेक्ट नाम पूछा जाता है कि आखिर ये इनका उस राजा का नाम क्या था, तो इनका नाम था जमोरी। और जमोरी ने वास्को डी गामा का बेहद ही जोरदार पूर्वक स्वागत किया। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वास्को डी गामा भारत आगमन के बाद उन्होंने मध्य व्यापार क्षेत्र का नया युग प्रारंभ हुआ। मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो वास्को डी गामा भारत आए तो मध्य व्यापार का क्षेत्र और यूरोप का क्षेत्र का जो व्यापार बंद हो गया था, वो एक मतलब कि नए युग का शुरुआत हुआ और नए युग से फिर ये शुभारंभ हुआ। तो वास्को डी गामा, कई बार ये भी पूछा जाता है कि यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि वास्को डी गामा जब यहाँ पे आए और इन्होंने जब व्यापार किया, तो इन्होंने व्यापार में जो व्यापार किया, मतलब कि जो यूरोप में व्यापार किया, उनका 60 गुना बेनिफिट उनको यूरोप बाज़ार में हुआ। मतलब कि जो भारत से जो सामान ले गए थे, ठीक है, तो उनका जो यहाँ पर अगर 1 रुपया उन्होंने भारत में खरीदा और वही व्यापार उन्होंने जाके यूरोप में किया तो उन्हें 60 रुपये में बेचा। मतलब कहने का मतलब ये कि 60 गुना बेनिफिट हुआ। तो उसके बाद जो पुर्तगालियों को यह भारत का व्यापार और पुर्तगालियों का व्यापार बेहद ही लाभदायक साबित हुआ। तो फिर धीरे धीरे ये पुर्तगाली और भारत के संबंध, व्यापारिक संबंध बढ़ने लगे। तो इस काल में बहुत सारे जो गवर्नर हैं, जो पुर्तगाली गवर्नर हैं, वो भारत में आए। तो पुर्तगाली गवर्नरों ने ही भारत पे सत्ता स्थापित करने में काफ़ी योगदान दिया था। तो हम लोग उसके बारे में भी देखते हैं। हाँ, तो हम लोग देखते हैं कि 1505 ईस्वी में जो फ्रांसिस्को द अल्मीडा, ठीक है, फ्रांसिस्को द, इस नाम को आप याद रखिएगा कि जो पहला जो गवर्नर था ये फ्रांसिस्को द अल्मीडा था, जो प्रथम पुर्तगाली वायसराय एंड गवर्नर बनकर भारत आया और व्यापार के हेतु में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था। तो अल्मीडा ने हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन्होंने एक ब्लू वाटर पॉलिसी लाई थी। क्या, किस पॉलिसी की बात कर रहे हैं मैंने, कि ब्लू वाटर पॉलिसी थी। इसका तात्पर्य ये था कि शांत जल नीति की प्रतिपादन, अर्थात ये जो हमारा जो पूरा ये हिंद महासागर का क्षेत्र था, इस पे यूरोपीय का वर्चस्व हो और जिस कारण से इन्हें व्यापार में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अल्मीडा के बाद अल्फांसो द बुर्क जो है, ये आपका 1509 में पुर्तगाली गवर्नर जनरल बना। और इसके बाद ये जो बुर्क था, ये वास्तविक संस्थापक माना जाता है सत्ता स्थापित करने के लिए जो पुर्तगालियों का था। इन्होंने 1510 ईस्वी में, आप देख सकते हैं कि यहाँ बीजापुर के जो शासक हैं यूसुफ आदिल शाह, ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये जो यूसुफ आदिल शाह है, ठीक है, इन्होंने जो बुर्क ने है, इन्होंने डायरेक्ट ही यूसुफ आदिल शाह को गोवा का जो क्षेत्र है उससे अपना अधिकार, मतलब उनका अधिकार छीन लिया। और इन्होंने भारत में जो पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना, मैंने आपको पहले बता दिया, गोवा या पुर्तगाल का जो वास्तविक संस्थापक है, इन्हें बुर्क को माना जाता है। और ये बुर्क ने 1511 में दक्षिण पूर्वी एशिया के महत्वपूर्ण मंडी मलक्का एवं 1515 में फारस की खाड़ी के मुहाने में स्थित हारमुज पर अधिकार कर लिया। मतलब ये एक स्टेट था, हारमुज स्टेट, जिससे अधिकांश भाग दक्षिण एशिया के व्यापार होते थे, इस पे इनका अधिकार हो गया, ठीक है। तो ये पूछ सकता है कि वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो आप ये बोलिएगा कि वास्तविक संस्थापक अगर देखा जाए पुर्तगालियों का, तो ये बुर्क थे। दूसरा चीज़ ये पूछा जा सकता है कि किसने ब्लू वाटर पॉलिसी लाई, तो ब्लू वाटर पॉलिसी जो लाने वाला शासक गवर्नर जनरल था वो अल्मीडा था, ठीक है। ये पूछ सकता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी कब लाएगी, तो ब्लू वाटर पॉलिसी जो है वो 1508 से 1509 ईस्वी के बीच में लाई गई थी। फिर ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि किस स्टेट पे या हारमुज स्टेट पर
कब बीजापुर या अल्कबुर्ग ने कब्जा कर रखा, तो ये 1515 ईस्वी में कब्जा कर रखा। यहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न भी बनते हैं। तो अगला हम देखते हैं यहाँ पे कि अल्कबुर्ग के बाद प्रमुख जो गवर्नर जनरल था वो नीनो डी कुना थे, मतलब नीनो डी कुना, और इनका जो कार्यकाल था ये 1529 से लेकर 1538 के बीच में था। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं कि जो पुर्तगाली जो यात्री वास्को डी गामा भारत के मार्ग की खोज की, और उसी समय स्पेन के यात्री, देखिए यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ देखिए कि जिस टाइम पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की खोज की, उसी टाइम स्पेन के यात्री कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। ठीक है, और अगर डेट की बात की तो 1498 में जो भारत की खोज भी थी, और 1492 से लेकर 1496 के बीच अमेरिका की खोज भी थी। ठीक है, और ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की, और उसके बाद हॉलैंड के तस्मान में डेमिंस ने वर्तमान तस्मानिया जिसको बोलते हैं न्यूजीलैंड की खोज की तथा उन्होंने न्यूजीलैंड की। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि मैंने आपको बताया था कि जो पुनः जागरण के काल था 1400-1501 ईस्वी में, यहाँ पे लोगों ने या फिर यूरोप के जो जितने भी नाविक थे या जो भी यूरोप के शासक वर्ग थे, इनमें एक होड़ लगी हुई थी कि कौन बेहतर शासक है या फिर कौन सा देश बेहतर है। इस कारण से कई नाविक लोग देश भ्रमण विदेश भ्रमण पर निकल चुके। उन्होंने समुद्री मार्ग की खोज की, उन्होंने कई नए नए देशों की खोज की। तो उस समय का जो कार्यकाल था वो यूरोप के लिए काफ़ी बेहतर और सुनहरा काल माना जा सकता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग, ठीक है, मतलब भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग का निर्माण भी पुर्तगालियों ने किया, और ये अल्फांसो द अल्बुर्ग था। इस समय वह गवर्नर नहीं था। अगर पूछा जाए कि पहला पुर्तगाली मतलब कि दुर्ग कब और किसने बनाया, तो अप्रोक्स 1503 में इसका निर्माण हुआ था। लेकिन इसका अगर गवर्नर जनरल तो नहीं बोला जा सकता। अगर वहाँ पूछा जाए कि किस पुर्तगाली के द्वारा ये बनाया गया, तो अल्फांसो द अल्बुर्ग थे। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि पुर्तगाली जो दुर्गों का निर्माण है ये फ्रांसीसी द आल्मीडा के द्वारा किया गया था। ठीक है, यहाँ देख रहे अजीत देवी और कन्नानोर। ठीक है, ये दो अलग, जैसे कि 1503 में आप यहाँ देख रहे हैं कि 1503 में आप देख रहे हैं कि अल्फांसो द अल्बुर्ग ने 1503 में पहला पुर्तगाली भवन का निर्माण किया। लेकिन यह दूसरा बात किया जाए तो यहाँ पे आल्मीडा ने 1505 में इसका निर्माण किया था। ठीक है, उसके बाद आप देखते हैं कि यहाँ पे कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली थे। ठीक है, मतलब ये भी पूछा जा सकता है कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे, तो ये पुर्तगाली थे। आगे देखते हैं, भारत में यूरोपीय जो व्यापारी कंपनियों का आगमन का क्रम था। ठीक है, कभी कभार पूछता है कि आखिर कौन सा यूरोप का देश पहला बार भारत आया या कौन सा देश अंतिम बार भारत आया। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि पहला जो है वो 1498 में पुर्तगाल भारत आया। उसके बाद डच का वही 1504 में माना जाता है। अंग्रेज़ों की बात की जाए तो ये 1600 के करीब इन्होंने माना जाता है। डेन का वही है। और फ्रांसीसी का जो डेट काल है वो 1664 के करीब माना जाता है, 1664 से 1668। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि जो अंतिम यूरोपीय जो देश था, वो अंतिम यूरोपीय देश कौन है, फ्रांसीसी है। ठीक है, और ये कभी कभार आपको कई सारे बुक में डेट में थोड़ा बहुत अंतर मिलेंगे, बट डेट उतना मायने नहीं रखता है। लेकिन हाँ, ये याद रखिएगा कि पुर्तगाल, डच, अंग्रेज़, डेन और फ्रांसीसी। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 ईस्वी में आए और अंत में 1961 में वापस गए। ठीक है, मतलब सबसे लंबा अगर कोई यूरोप का देश अगर भारत पे अपना सत्ता स्थापित किया अगर पूछा जाए तो वो कौन सा देश था, वो था पुर्तगाल। ठीक है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि 1961 में पुर्तगाली गवर्नर जनरल मैनुअल एंटोनियो वासालो ये सिल्वा 1558 से 1961 तक था। मतलब कि उस टाइम के जो गवर्नर जनरल थे गोवा के, वो एंटोनियो वासालो ये सिल्वा थे। ठीक है, और भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान गोवा का गवर्नर जनरल की बात की जाए तो फेरेइरा बोसा। ठीक है, तो ये आप नाम ध्यान में रखिएगा कि स्वतंत्रता के टाइम में कौन था, तो फेरिया बोसा, और अगर देखा जाए 1961 के करीब कौन था, तो वो थे एंटोनियो वासालो ए सिल्वा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि
यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारी भारत में समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किए, मतलब कि सामुद्रिक जो व्यापार है प्रथम यूरोप के, वो पुर्तगाली आए हैं, तो पुर्तगाली स्थापित करेंगे, ठीक है। फिर उन्होंने, हम लोगों ने ऊपर भी पढ़ लिया कि कन्नूर में जो फैक्ट्री स्थापित हुआ 1505 ईस्वी में हुआ, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि 1534 में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गियासुद्दीन मोहम्मद शाह के सतगावा और चटगांव पर अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्राप्त करी, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये भारत का मैप है, ठीक है। तो ये जो पूर्वी भाग है, अब ईस्ट मान के चलिए,